डेटा क्या है? डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ फिगर्स एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द न्यूमेरिकल्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, collections of observation in the terms of numerical figures। जो भी हम फील्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं या फील्ड डेटा कलेक्ट करते हैं, तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस को न्यूमेरिकल फिगर्स में कलेक्ट करना, न्यूमेरिकल फिगर में रिप्रेजेंट करना, ये डेटा कहलाता है। व्हाट इज डेटा? डेटा इज द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस या कलेक्शंस ऑफ द फील्ड ऑब्जर्वेशंस, कलेक्शन ऑफ द observation या field information in the form of the numerical figure is called as data। किसी भी ऑब्जर्वेशन को न्यूमेरिकल फॉर्म में रखना, न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना डेटा कहलाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द कलेक्शन, जो बेसिक कलेक्शन करने के तरीके के आधार पर बेसिकली डेटा दो प्रकार का होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसको हम डायरेक्ट फील्ड से कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है। जो डेटा का जो सोर्स होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सेकेंडरी डेटा होता है जिसका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो on the basis of the source of information, data are basically classified as primary data and secondary data। ठीक है, क्लियर हुआ? डेटा क्या है? डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। किसी भी ऑब्जर्वेशन को, किसी भी फील्ड ऑब्जर्वेशन को, किसी भी फैक्ट्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट करना डेटा कहलाता है। उसका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सोर्स ऑफ फैक्ट है, उस सोर्स के आधार पर बेसिकली जो डेटा होता है वो दो प्रकार का होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है या वो इंफॉर्मेशन हो सकता है या वो फिगर होता है जिसका जो इंफॉर्मेशन का जो सोर्स होता है वो सोर्स होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंडरी डेटा वो होता है जिसमें जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। जनरली जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, जिनको हम डायरेक्ट ऑब्जर्वर, जो कलेक्टर है, जो ऑब्जर्वर है, डायरेक्ट कलेक्ट करता है। डायरेक्ट कलेक्शन बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर या जो डेटा ऑब्जर्वेशन का काम कर रहा है, अगर वो किसी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली जा करके कलेक्ट कर रहा है तो ऐसे डेटा को, ऐसे इंफॉर्मेशन को, तो ऐसे सोर्स को हम प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं और ऐसे डेटा को हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। जैसे एज ए एक्सटेंशन स्टूडेंट हम फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाने के बाद हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फील्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का फीडिंग मैनेजमेंट देखते हैं, वहां पे चारे की व्यवस्था देखते हैं, घर में रहन सहन देखते हैं, उनका जो फील्ड है, फील्ड में कौन कौन सी क्रॉप्स वो ग्रो कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व करके देखते हैं कि इस गांव में जो फार्मर्स हैं ये क्रॉप्स ग्रो करते हैं। तो ऐसे डेटा को हम प्राइमरी डेटा कहते हैं या प्राथमिक जो इसको डेटा कहते हैं। और इस मेथड्स को, ऐसे इंफॉर्मेशन को सोर्स कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हम डायरेक्ट वहां से कलेक्ट करते हैं। इसमें ऑब्जर्वर या जो डेटा कलेक्टर है वो डायरेक्ट जो है
रिस्पोंडेंट के पास जा करके डेटा को कलेक्ट करता है। तो ऐसे डेटा को हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा के आधार पर या जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, ऑलरेडी किसी फॉर्म में किसी ने कलेक्ट कर रखा है, उस डेटा को अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में रखते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। जनरली जो स्टैटिस्टिकल मेथड के द्वारा, जो है सांख्यिकी की विभिन्न तकनीकों के द्वारा उस डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी डेटा को। तो जितने भी हमारी मैगजीन है, मैगजीन, बुक, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, ये सारे जो हैं ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। मैगजीन में किसी ने इंफॉर्मेशन डाल रखी होगी, किसी ने इंफॉर्मेशन लिख रखी होगी, उस इंफॉर्मेशन को हम लेते हैं, वहां से अगर डेटा कलेक्ट करते हैं तो ऐसे डेटा को हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। और ऐसे जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, मैगजीन, बुक, न्यूज़लेटर या अदर जो बिब्लियोग्राफी, तो ऐसे जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन को, सोर्स को हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो प्राइमरी डेटा क्या है? डेटा विच इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड। डेटा विच इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड थ्रू द डिफरेंट मेथड्स, थ्रू द डिफरेंट मेथड्स। मेथड्स क्या हो सकते हैं प्राइमरी डेटा के? प्राइमरी डेटा के मेथड्स में क्या हो सकता है? सर्वे हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, या डिस्कशन हो सकता है, इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है। ये सारे जो मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स हैं, ये डेटा कलेक्शन के मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो इन मेथड्स के द्वारा, ऑब्जर्वर के द्वारा डायरेक्ट जो डेटा कलेक्ट होता है उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं, चाहे वो एक्सटेंशन का एग्जाम हो या अदर जनरलाइज एग्जाम हो, डेटा पे या बेसिक स्टैटिक्स पे क्वेश्चंस रहते हैं। तो हमें याद होना चाहिए कि प्राइमरी सोर्स ऑफ या प्राइमरी डेटा वो डेटा होते हैं जो डायरेक्ट लिए जाते हैं। सेकेंडरी डेटा वो होते हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पब्लिश हो चुके हैं, वहां से अगर हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तब उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। अब प्राइमरी डेटा, तो ये हो गया डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स, डायरेक्ट फ्रॉम सोर्स। दिस इज द इनडायरेक्ट, किसी ने कलेक्ट कर रखा है, उससे हम इसको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तब ये हो गया सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स। अब कैसे कैसे इसको हम कलेक्शन करते हैं, कौन कौन से मेथड्स इसमें यूज करते हैं, वो मेथड्स मैंने यहाँ पे बोल रखा है। सर्वे, या यहाँ पे आता है एक सेंसस, सर्वे एंड सेंसस, सर्वे मेथड, सेंसस मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, इंटरव्यू शेड्यूल मेथड एंड क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर मेथड। ये डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनके द्वारा हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है।
अब जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं या तो वो किसी पॉपुलेशन के सैंपल से कलेक्ट कर लेते हैं या कंप्लीट पॉपुलेशन से कलेक्ट करते हैं। अगर कंप्लीट पॉपुलेशन से या कंप्लीट इनोमरेशन से सारी यूनिट्स के साथ डेटा कलेक्ट करते हैं तो ऐसे डेटा को हम सेंसस कहते हैं। ऐसे डेटा को हम सेंसस कहते हैं। सेंसस में जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो सारी यूनिट्स के द्वारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। सैंपलिंग सर्वे या सैंपलिंग मेथड्स में उस पॉपुलेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स होती हैं उन रिप्रेजेंटेटिव यूनिट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। कंप्लीट इनुमरेशन जिसको हम सेंसस बोलते हैं, सेंसस में सारी यूनिट्स के द्वारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सैंपलिंग एंड सेंसस सर्वे। ये पूछा जाता है सैंपलिंग एंड सेंसस में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। सेंसस में ईच एंड एवरी पॉपुलेशन यूनिट इन्वॉल्व होती है डेटा कलेक्शन में या डेटा रिप्रेजेंटेशन में, लेकिन सैंपल में उस पॉपुलेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन होती है केवल उसको इन्वॉल्व किया जाता है। क्या है आपका जो पॉपुलेशन सेंसस है, ह्यूमन पॉपुलेशन का जो पॉपुलेशन सेंसस है या लाइव स्टॉक सेंसस है, ये सारे सेंसस हैं। सेंसस का मतलब हर एक फार्म फैमिली के पास, हर एक ओनर के पास डेटा कलेक्टर या ऑब्जर्वर जाता है और उसकी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करता है। जब भी हम कोई एग्जिट पोल आता है, एग्जिट पोल के लिए हम हर एक इंडिविजुअल का ओपिनियन नहीं लेते हैं। हम वहां पे कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव से ओपिनियन लेते हैं, उस ओपिनियन के आधार पर हम अपना निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस प्रकार का जो सर्वे होता है, इस प्रकार का जो मेथड्स होता है इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्शन का, उस मेथड्स को हम सैंपलिंग मेथड कहते हैं। तो सैंपलिंग मेथड्स में कुछ यूनिट्स, ऐसी यूनिट्स जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, उन यूनिट्स के द्वारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। जबकि सेंसस में पॉपुलेशन की सभी यूनिट्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सैंपलिंग मेथड्स ऑफ द डेटा कलेक्शन एंड सेंसस मेथड ऑफ द डेटा कलेक्शन। जब हम सैंपलिंग मेथड की बात करते हैं तो सैंपलिंग मेथड्स में बेसिक यहाँ पे दो प्रकार की सैंपलिंग हो जाती है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड दूसरी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, ऐसी सैंपलिंग मेथड्स या ऐसे मेथड्स जिसमें किसी भी पॉपुलेशन का कोई भी यूनिट, पॉपुलेशन का कोई भी मेंबर एज ए सैंपल चुना जा सकता है, जिसमें सभी यूनिट्स की सैंपल में चुनने की प्रोबेबिलिटी 100% नहीं, सभी की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ऐसे मेथड्स को हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड कहते हैं, जिसमें सभी यूनिट्स को सैंपल में चुनने का अधिकार नहीं होता है। ऐसी सैंपलिंग मेथड्स को हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स कहते हैं। हम इसको सीधे तौर पर देखते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी में जितने भी पॉपुलेशन है, जस्ट लाइक एमएससी स्टूडेंट्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, अगर 11 स्टूडेंट्स हैं, 11 स्टूडेंट्स में अगर मैंने नाम की स्लिप डाल रखी है किसी जार में, 11 स्लिप्स हैं, अगर हम इसमें से कहेंगे कि इसमें से हम केवल 2 स्टूडेंट का इंटरव्यू लेंगे और किसी 2 पर्ची को इसमें से निकालेंगे, जो नाम निकल आएगा हम उससे इंटरव्यू लेंगे, उसके आधार पर हम पूरे स्टूडेंट का ओपिनियन जज करेंगे। तो यहाँ पर अगर 11 पर्ची पड़ी हुई है और 11 स्टूडेंट हैं तो किसी भी स्टूडेंट का नाम आ सकता है, मीन्स प्रोबेबिलिटी सभी की है, सैंपल में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सभी की है। इसलिए इस प्रकार की जो सैंपलिंग मेथड्स होते हैं उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स, जिसमें सभी यूनिट्स को सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बना रहता है कि कोई भी यूनिट एज ए सैंपल सेलेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर यहीं पे कहा जाए कि
हमको जेंडर एम्पावरमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट पे इंफॉर्मेशन लेनी है, वुमेन एम्पावरमेंट पे इंफॉर्मेशन लेनी है। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे इंफॉर्मेशन के लिए जो ऑब्जर्वर है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि इंफॉर्मेशन केवल जो है गर्ल्स स्टूडेंट के द्वारा ही कलेक्ट की जाएगी। तो भले ही हमारे पास 11 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो नाम स्लिप होगी, जो चयन होगा सैंपल में, उसमें प्रोबेबिलिटी मेल स्टूडेंट के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, उनका चयन नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन है वुमेन एम्पावरमेंट पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो जेंडर बेस्ड है, जेंडर पर आधारित है। इसलिए जो मेल स्टूडेंट हैं उनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार के जो सिलेक्शन के मेथड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स। क्लियर हुआ? इस पर क्वेश्चन आएगा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो होती है जिसमें पॉपुलेशन की सभी यूनिट के सिलेक्शन के चांस बने रहते हैं या उनके सभी के इक्वल चांस होते हैं, कोई भी यूनिट इन सैंपल में सेलेक्ट हो सकती है। नॉन प्रोबेबिलिटी में जिसमें सभी यूनिट को इक्वल चांस नहीं होते हैं सिलेक्शन के, ऐसी सैंपलिंग मेथड्स को हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स कहते हैं। सेंसस क्या है, सेंसस में सारी यूनिट से इंफॉर्मेशन लिया जाता है। तो जब प्राइमरी डेटा की बात करते हैं तो ये तीनों टर्म्स बहुत ही पॉपुलर होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड सेंसस मेथड ऑफ द डेटा कलेक्शन। अगर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात करते हैं, अब हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम कहते हैं each unit has equal chance to be select as sample। पॉपुलेशन की सभी यूनिट्स के पास इक्वल चांस होता है कि वो सैंपल में सेलेक्ट हो जाए। तो ऐसे सैंपलिंग मेथड्स को हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं। अगर ईच यूनिट अनइक्वल चांस है, दोनों के बीच में इक्वल चांस नहीं है सिलेक्शन का, तो ऐसे सैंपलिंग को हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोला जाता है, बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, आपका रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग मतलब कोई भी ऑब्जर्वर आया है बाहर से डेटा कलेक्शन के लिए कि हम जानना चाहते हैं कि एमएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का परसेप्शन क्या है एग्रीकल्चर के प्रति, एग्रीकल्चर के प्रति एमएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स कैसा सोचते हैं, परसेप्शन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर। बाहर से ऑब्जर्वर आया, सीधे एक्सटेंशन में घुस गया, सारे स्टूडेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी सभी की है, वो किसी से भी ऑब्जर्वेशन कलेक्ट कर सकता है। तो ऐसे सैंपलिंग मेथड्स जिसमें कुछ पता नहीं होता है, किसी का भी चयन अचानक किया जा सकता है, ऐसे सैंपलिंग को हम बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। रैंडमली हम किसी को भी उठा करके पूछ सकते हैं, किसी को पहले से कुछ नहीं पता होता है कि कौन सैंपल के रूप में जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अगर ये सैंपलिंग बायस्ड हो जाती है, कोई ऐसा स्टूडेंट उनके हाथ से मिल गया, ऐसा स्टूडेंट उन्होंने उठा लिया जिसको एग्रीकल्चर के बारे में एबीसीडी नहीं पता है, तो इनका जो डेटा है, इनका जो ऑब्जर्वेशन है वो बायस्ड हो जाएगा। ऐसे बायस्ड को हम सैंपलिंग बायस बोलते हैं या सैंपलिंग बायसनेस बोलते हैं। ठीक है, और ऐसी जो एरर आती है, जो रिजल्ट में एरर आती है, ऐसी एरर को हम सैंपलिंग एरर कहते हैं। सैंपल को कलेक्शन में जो हम गलती करते हैं, ऐसी एरर को हम सैंपलिंग एरर कहते हैं। सोशल साइंस में, सामाजिक जो भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, सैंपलिंग एरर प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा।
डेटा के इंटरप्रिटेशन में सैंपलिंग एरर प्लेज ए क्रिटिकल रोल। तो रैंडम सैंपलिंग मीन्स किसी से भी अचानक हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, तो इस प्रकार के जो सैंपलिंग प्रोसीजर होता है उसको हम रैंडम सैंपलिंग करते हैं। जस्ट लाइक ये जार में है, ये जार में सारे येलो कलर के बबल्स पड़े हुए हैं, किसी ने हाथ डाला आंख बंद करके, कोई एक बबल निकाल लिया, तो सभी के चांस हैं कि किसी को भी वो निकाल सकता है। तो इस प्रकार की जो सैंपलिंग होती है उसको रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। रैंडम सैंपलिंग को भी दो भागों में बांट देते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड स्पेसिफाइड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, ए सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे दोनों को हम यूज करते हैं, ये क्वेश्चंस भी आपको किसी न किसी कंपटीशन में मिलेगा। जब पॉपुलेशन छोटी होती है, पॉपुलेशन छोटी है, सपोज करो मुझे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के एमएससी के स्टूडेंट्स को सैंपलिंग लेनी है, तो सिंपली हम गए और एक स्टूडेंट को पिकअप कर लिए, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मैंने ले ली, कहाँ से यूजी है, कहाँ से पीजी है, वो जनधन योजना के बारे में कितना जानता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानता है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। लेकिन अगर चार कॉलेज के स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हम वहां पे सिंपल रैंडम सैंपलिंग नहीं अपनाते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग अपनाते हैं। जब एरिया बड़ा होता है, तो जो बड़ा एरिया होता है, तो सबसे पहले उस बड़े एरिया को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करते हैं। इस डिवाइडेशन को हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। सपोज करो इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय के छात्रों का एग्रीकल्चर के प्रति ओपिनियन जानना है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे कि ये इलाहाबाद के छात्र हैं, यहाँ प्रयागराज के छात्र हैं, ये कौशाम्बी के छात्र हैं, ये प्रतापगढ़ के हैं, और ये फतेहपुर के हैं। ये चार डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय में है, तो सबसे पहले हम इनको स्ट्रेटिफाइड करेंगे, चार डिस्ट्रिक्ट में बांटेंगे। फिर प्रतापगढ़ का रिप्रेजेंटेटिव देख लेंगे, फतेहपुर का देख लेंगे, प्रयागराज का देख लेंगे, कौशाम्बी का देख लेंगे, फिर उनको आपस में मिक्स कर देंगे। तो इस प्रकार से जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। छोटी पॉपुलेशन है, हम डायरेक्ट रैंडम सैंपल कर लेते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। बड़ी पॉपुलेशन है, उसको छोटे छोटे स्ट्रेटा में बांट के अगर सैंपलिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। छोटे छोटे स्ट्रेटा में बांटने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रैंडम सैंपलिंग। इसमें आती है ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, इसमें सभी की प्रोबेबिलिटी 100% रहती है। उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या करते हैं, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, क्वोटा सैंपलिंग, या और बाइस। इसमें क्या कर सकते हैं कि सारी यूनिट्स का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होती है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग में जनरली हम क्या कर दिए कि इंफॉर्मेशन लेनी है तो एक पहले से हम स्केल बना लेते हैं, फर्स्ट रोल नंबर से लेना है, फिर फोर्थ से लेना है, फिर एट्थ से लेना है, फिर 12th से लेना है। अगर इस प्रकार से हम सिस्टमैटिक वे में किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, फर्स्ट फोर्थ या हर 10वां स्टूडेंट जो है इंफॉर्मेशन देगा, तो 1 से 10 के बीच के जो स्टूडेंट हैं रोल नंबर के, उनकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है चयन की, उनमें चयन होने का चांस खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग को नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में रखते हैं। अगर सिस्टमैटिक सैंपलिंग अनप्लान्ड है,
कि किसी का भी सिलेक्शन, हम किसी भी नंबर का सिलेक्शन कर लेते हैं, ऐसी दिशा में अनप्लान्ड सिस्टमेटिक सैंपलिंग होती है, तब उसको हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में रख लेते हैं। देन कोटा सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग क्या होती है? कोटा मतलब किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का जो मेंबर्स हैं उनको एक कोटा दे देते हैं कि 60% जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो 60% रिप्रेजेंटेटिव वो फीमेल होंगे, और 40% जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या मेल होंगे, या 60% रिप्रेजेंटेटिव प्रतापगढ़ से होंगे, 40% जो है वो प्रयागराज से होंगे। अगर इस प्रकार से हम कोटा में डिवाइड कर देते हैं कि कितने परसेंट जो सैंपल हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं किस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के, किस पर्टिकुलर लोकेशन के होंगे, तो इस प्रकार की जो सैंपलिंग होती है उसको बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बेसिकली जो है ना टाइप्स ऑफ सैंपलिंग में भी आता है। उसके बाद में एक आता है तुम्हारा क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग में जनरली यहाँ पे हम यूनिट सेलेक्ट करते हैं। सैंपलिंग में यूनिट्स, ए पर्टिकुलर यूनिट्स को सिलेक्शन में लेते हैं, लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग में हम एक पर्टिकुलर क्लस्टर को सेलेक्ट करते हैं। हमारा जो यूनिट है वो एक नंबर ऑफ यूनिट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्लस्टर सैंपलिंग पे भी क्वेश्चन जो आता है, क्लस्टर सैंपलिंग में हम पर्टिकुलर यूनिट्स को सेलेक्ट नहीं करते हैं, एक एक यूनिट को सेलेक्ट नहीं करते हैं, वहां पे क्लस्टर ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के एक क्लस्टर को, एक ग्रुप को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार का जो सैंपलिंग मेथड होता है इसको बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। ठीक है, तो यहाँ से सैंपलिंग मेथड से ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू शेड्यूल में क्या अंतर होता है? जब भी हम डेटा कलेक्ट करने जाते हैं बेसिकली हम ये यूज करते हैं, क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू शेड्यूल का यूज कहाँ पे करते हैं? प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनेयर या इंटरव्यू शेड्यूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चनेयर कब यूज करते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल कब यूज करते हैं, इस पर अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंपटीशन के अलावा भी अगर एज ए एक्सटेंशन पर्सन कोई भी अगर डेटा कलेक्शन की बात करता है तो जनरली क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू शेड्यूल पे कोई ना कोई क्वेश्चन वो पुटअप करता है। तो क्वेश्चनेयर क्या है, इंटरव्यू शेड्यूल क्या है, कहाँ से अगर हमको कलेक्शन करना है तो कौन से मेथड्स का यूज करना है, ये डिपेंड करता है कि हमारा पॉपुलेशन क्या है, हम मेथड कहाँ पे उसको हम यूज करने जा रहे हैं, इंटरव्यू शेड्यूल या क्वेश्चनेयर। तो यहाँ पे क्या होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पर भी सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अंतर क्या होता है, यहाँ पे भी क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल में भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है हमें वो डिफरेंस जानना रहता है। जब सेट ऑफ क्वेश्चन हम क्वेश्चनेयर के लिए बनाते हैं तो वो जनरली ओपन इंडेड नहीं होते हैं, वो फिक्स होते हैं, उनसे हमें क्या पूछना है वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की रिप्लाई देते हैं। मीन्स यहाँ पे हम क्लियर कट क्वेश्चंस लिखते हैं, यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखते हैं जहां पर वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर उनको कोई डाउट भी है तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चनेयर जनरली एजुकेटेड, अगर हमारी पॉपुलेशन, हमारी जो सैंपलिंग पॉपुलेशन है वेल एजुकेटेड है, वेल लिटरेट है, तब हम क्वेश्चनेयर का यूज करते हैं।
अगर हमारी पॉपुलेशन वेल एजुकेटेड नहीं है, एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है, अगर एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है, तो ऐसी दशा में हम इंटरव्यू शेड्यूल का यूज करते हैं। efficient efficient in the term of economy, efficient in the term of the time management। हम कम समय में ज्यादा लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, कम समय में ज्यादा लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चनेयर के द्वारा। अगर मैंने एक क्वेश्चनेयर बनाया, मेल से भेज दिया 100 लोगों को, तो वहां से इंफॉर्मेशन हो सकता है 2 दिन के अंदर हमें मिल जाए। लेकिन अगर एक इंटरव्यू शेड्यूल लेकर के हम 100 लोगों के पास जाएंगे, तो कम से कम हमको जो है ना 20 से 25 दिन लग जाएंगे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। मीन्स जो इंटरव्यू शेड्यूल से इंफॉर्मेशन है, ये जो है टाइम टेकिंग है, कॉस्टली भी है, और इसमें जो पॉपुलेशन है, एक लिमिटेड पॉपुलेशन पे, एक लिमिटेड एरिया में हम इंटरव्यू शेड्यूल के द्वारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाते हैं। क्वेश्चनेयर के द्वारा हम पैन इंडिया कहीं भी जो है किसी से भी वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन को कम समय में कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जनरली जब इंटरव्यू शेड्यूल हम भरते हैं, तो इंटरव्यू शेड्यूल में हम जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो डेटा सैंपल जिससे हम ले रहे हैं, जो सैंपल दे रहा है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन या यू कैन से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बेटा अंदर जाओ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बेटा अंदर जाओ। जब हम इंटरव्यू शेड्यूल किसी का लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल के द्वारा डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा होता है। तो वहां पे इंफॉर्मेशन को वर्ड के साथ साथ उसके फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा, उसकी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, उसके वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, उसके कॉन्फिडेंस के द्वारा भी हम रीड करते हैं, जिसको ऑब्जर्वर अपने आप से उसमें मेंशन करता है। यानी कि यहाँ से जो इंफॉर्मेशन मिलती है, उसमें ऑब्जर्वर मॉडिफिकेशन करता है उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन, उसके जो कॉन्फिडेंस है उसके द्वारा। बट क्वेश्चनेयर में हम फ्री नहीं होते हैं उनके रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करने के लिए। हम क्वेश्चनेयर भेज देते हैं, उसके बाद वो जो भी रिस्पॉन्स उस पर हमको पुटअप करके देता है, उसको हम एज इट इज ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन करेक्टनेस ज्यादा होती है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन करेक्टनेस उतनी ऑथेंटिक नहीं होती है। हमने क्वेश्चनेयर भेजा, किसी के पास भर दो, उसने अपने एमएससी के स्टूडेंट को दे दिया कि ठीक है ये क्वेश्चनेयर है, इसको रिप्लाई करके वापस कर दो। हम नहीं देख रहे हैं कि वो कौन भर रहा है, कैसी सिचुएशन में भर रहा है। या सपोज करो वो स्टूडेंट है सोशियोलॉजी का, वो सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है, उसने एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट से सुबह ही लड़ाई की है। अगर उसके पास एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन लेने जाएंगे, तो जनरली वो नेगेटिव परसेप्शन में आ जाएगा और इंफॉर्मेशन गलत इंफॉर्मेशन दे देगा, स्टीरियोटाइपिक इंफॉर्मेशन देगा, प्रीजुडिस के साथ इंफॉर्मेशन देगा, पहले से उसकी इमेज फिक्स होगी, नहीं एग्रीकल्चर इज नॉट गुड फॉर द जॉब। तो ऐसी इंफॉर्मेशन में जो बायसनेस आती है, वो क्वेश्चनेयर में ज्यादा आती है, इंटरव्यू शेड्यूल में कम आती है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है, टाइम टेकिंग होता है इंटरव्यू शेड्यूल, कॉस्टली होता है, छोटी पॉपुलेशन होती है तब इंटरव्यू शेड्यूल यूज किया जाता है, कम पढ़ी लिखी पॉपुलेशन होती है तब इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। लेकिन डेटा की जो ऑथेंटिसिटी है, उसकी जो रिलायबिलिटी है, वो ज्यादा होती है। क्वेश्चनेयर का यूज करते हैं जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है, डिस्टेंस प्लेस पे रहती है, वेल एजुकेटेड रहती है, कम समय में ज्यादा लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी होती है, और ये इकोनॉमिक होती है, टाइम इफिशियंट होती है, कॉस्ट इफिशियंट होती है, तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज करते हैं। लेकिन जो रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन है, वो रिलायबल उतनी रिलायबल नहीं होती है जितनी इंटरव्यू शेड्यूल में आती है। तो ये डिफरेंस एटलीस्ट एक्सटेंशन स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, क्या डिफरेंस होता है इंटरव्यू शेड्यूल और क्वेश्चनेयर में। इन दोनों के द्वारा प्राइमरी डेटा ही कलेक्ट किया जाता है। दूसरा जो मेथड्स है उसको बोलते हैं हम ऑब्जर्वेशन मेथड्स। ऑब्जर्वेशन मेथड्स
ऑब्जर्वेशन मेथड्स मीन्स किसी चीज को हम साइलेंटली वॉच करते रहते हैं, किसी यूनिट्स को, किसी पॉपुलेशन को हम सिंपली वॉच करते रहते हैं, उसकी दो यूनिट्स को। ऑब्जर्वेशन से हमको जो भी उसकी एक्टिविटीज हैं उनको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में मेंशन करते रहते हैं। तो इस प्रकार का जो डेटा कलेक्शन का जो मेथड्स है उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड्स। ऑब्जर्वेशन भी दो प्रकार से हो सकता है, ऑब्जर्वेशन भी दो प्रकार से हो सकता है। क्या होता है? प्लान्ड ऑब्जर्वेशन, एक होता है अनप्लान्ड। प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। प्लान्ड का मतलब पहले से ही प्लानिंग के थ्रू आपको बताया जाता है कि नहीं, कल जो है ऑब्जर्वेशन के लिए एक टीम आएगी, वो आपको ऑब्जर्व करेगी और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर आपका मूल्यांकन करेगी। जैसे हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई हमारे पास इंटरव्यू को लिए आता है, पहले से शेड्यूल्ड होता है कि हम जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, देखने के लिए। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन को हम बोलते हैं प्लान्ड या स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, पहले से रहता है। और अनप्लान्ड या अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वर होता है वो ऑब्जर्वी को बताता नहीं है, यूनिट्स को बताता नहीं है, उसकी नेचुरल सेटिंग में उसके नेचुरल बिहेवियर को स्टडी करता है। जब हम किसी चीज को बता देते हैं, किसी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि तुम्हें कोई देख रहा है या तुम्हारा मूल्यांकन किया जा रहा है, तो हम जो अपनी नेचुरल हैबिट होती है उसको चेंज कर देते हैं, हम उस हैबिट को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो नेचुरल हैबिट जनरली चेंज हो जाती है अगर हमको पता चल जाए कि कोई हमको ऑब्जर्व कर रहा हो। कई बार देखते हैं बच्चे जाते हैं शैतानी कर रहे होते हैं, और उन्हें नहीं पता होता है कि हमें कोई देख रहा है, तो वो खूब शैतानी करते हैं अच्छे से। लेकिन अगर पता चल जाता है कि मम्मी पापा हमको देख रहे हैं तो उनका बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है। तो नेचुरल सेटिंग में बिना कुछ बताए हुए ऑब्जर्वेशन जो करते हैं उसको हम अनप्लान्ड ऑब्जर्वेशन, और बताने के बाद जो करते हैं उसको बोलते हैं प्लान्ड ऑब्जर्वेशन या स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब अंतर क्या होता है? जब भी हम प्लान कर देते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो डेटा कलेक्शन या जो ऑब्जर्वेशन का जो बिहेवियर है रिस्पोंडेंट का, वो चेंज हो जाता है। उसका जो एक्चुअल डेटा मिलना चाहिए वो एक्चुअल डेटा नहीं मिल पाता है, इसलिए वहां पे बायसनेस हो जाती है और हमें जो एक्चुअल डेटा मिलना चाहिए था ऑब्जर्वेशन से वो एक्चुअल डेटा नहीं मिल पाता है। इसलिए जनरली जो अनप्लान्ड अनस्ट्रक्चर्ड चुपके से ऑब्जर्वेशन किया जाता है, वो ऑब्जर्वेशन रियल डेटा को, उसके रियल बिहेवियर को डिस्कस करता है, रियल बिहेवियर को एक्सप्रेस करता है। अगर हमसे कहा जाएगा कि इस घर का ऑब्जर्वेशन करना है रेगुलर, चुपचाप गए उस घर के गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं, सुबह से शाम तक उसमें हम देख रहे हैं कि 4 महिलाएं निकलती हैं, 2 बच्चे निकलते हैं, 3 बुजुर्ग निकलते हैं। ये प्रक्रिया 30 दिन तक चलती रहती है। तो हम क्या कहेंगे? अगर यहाँ पे जेंडर क्लासिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे जो लेडीज हैं, फीमेल्स हैं, यहाँ पे 4 हैं, चाइल्ड जो है वो 2 हैं, ओल्ड जो है वो 3 हैं, यंग जो है वो 5 है। सिंपल, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, नेचुरल ऑब्जर्वेशन। कभी कभी इसमें बायसनेस आ जाती है। पता चला कि जो 4 लेडीज हैं उसमें से तो जो 2 लेडीज हैं वो गेस्ट थी, 1 महीने के लिए यहाँ पे केवल आई हुई थी, तो हमारा ये ऑब्जर्वेशन गलत हो जाता है। इसलिए जनरली जब भी हम इस प्रकार का डेटा कलेक्ट करते हैं तो इंटरव्यू शेड्यूल ऑब्जर्वेशन एलॉन्ग विद इंटरव्यू, जब हम ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम हेड का जो मुखिया होगा, उस फैमिली का मुखिया होगा, उससे हम क्वेश्चनेयर करते हैं आपके यहाँ कितने फैमिली मेंबर हैं, तो बताएगा हमारे यहाँ पे 10 फैमिली मेंबर्स हैं। मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, तो बताया जाएगा इतने मेल हैं इतने फीमेल हैं। अगर वो बता देता है कि हमारे यहाँ फीमेल 2 हैं, तो आपको क्या दिखना है? ऑब्जर्वेशन पिछले 20 दिन से आपके यहाँ तो 4 फीमेल जो है आना जाना कर रहे थे, तो बताएगा कि इसमें 2 फीमेल हमारी जो है रिलेटिव है, वो 2 महीने के लिए लॉकडाउन में यहाँ आई थी, वो हमारे घर के मेंबर नहीं। तो वो डेटा जो है एक्चुअल डेटा आपको रिफ्लेक्ट करेगा। या कितना एजुकेटेड है, हम एजुकेशन को देख सकते हैं कि बच्चे जो 2 हैं वो पढ़ने जाते हैं, कहाँ पढ़ने जाते हैं? स्कूल ड्रेस पहन के जाते हैं या कॉलेज ड्रेस पहन के जाते हैं। तो बेसिक हम अपने अनुभव के आधार पर एक्सप्रेस कर देते हैं कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट कितने हैं,
चाइल्ड कितने हैं, स्कूल जाने वाले कितने चाइल्ड हैं, लेकिन एक्चुअल इंटरप्रिटेशन लेना है तो उससे हम इंटरप्रिटेट करेंगे बच्चा है कहाँ पढ़ता है, किस क्लास में पढ़ता है। तब हम देखेंगे कि इस फैमिली का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, जो ओल्ड हैं जो बुजुर्ग हैं उनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है। तो जनरली अगर हमको बेटर रिजल्ट लेना है तो ऑब्जर्वेशन मेथड्स along with the interview schedule methods is the best method for the reflecting the primary data. प्राइमरी डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी डेटा का क्यों करते हैं? ये रियल सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है। ऑब्जर्वर रियल फाइंडिंग, जो रियल ऑब्जर्वेशंस हैं उनको फाइंड आउट करता है। ऐसे हम नेट पे सर्च करेंगे लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, वो दे देगा, या इस विलेज में कितने एनिमल हैं वो दे देगा। वास्तविकता में वो एनिमल वहां एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, इसकी जो जानकारी होती है वो प्राइमरी डेटा से आती है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन से या प्राइमरी सोर्स से आती है। पूछा जाएगा इलाहाबाद में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, जनरली हम बता देंगे ये क्रॉप्स रबी में ये हो रही है, खरीफ में ये हो रही है। वास्तविकता प्रैक्टिकली वो कितनी हो रही है, कितनी हो रही है, कितने फील्ड पे हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये सारा जो ऑब्जर्वेशन है। तो रियलिस्टिक डेटा अगर लेना है तो रियलिस्टिक डेटा जो है वो प्राइमरी डेटा से मिलता है। बट ये टाइम टेकिंग है, कॉस्टली है, इंफॉर्मेशन जो है वो लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दूसरा क्या होता है, जब हम सेकेंडरी डेटा लेते हैं, सेकेंडरी डेटा किसी न किसी के द्वारा ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका होता है, तो वो किस प्रोसीजर को फॉलो किया है, किस प्रोसीजर के आधार पर सेकेंडरी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, वो हमको नहीं पता होता है। तो ऐसे डेटा का जो रिलायबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, वो उतनी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। फिर डिपेंड करता है कि सेकेंडरी डेटा का सोर्स क्या है। अगर किसी डिपार्टमेंट की बुलेटिन है, किसी डिपार्टमेंट की एनुअल रिपोर्ट है, वो ज्यादा ऑथेंटिक है। किसी इंडिविजुअल का इफर्ट है, किसी इंडिविजुअल का आर्टिकल है, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है। फिर ये सेकेंडरी डेटा की जो ऑथेंटिसिटी है, इसकी जो वैधता है, इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो डिपेंड करती है कि जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आ रही है। मंत्रालय से आ रही है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आ रही है, एनजीओ से आ रही है, या इंडिविजुअल राइटर या इंडिविजुअल जो एक्सपेरिमेंटल है यूनिट्स, वो इंडिविजुअल अपना एफर्ट करके डेटा को दे रहा है। जनरली ऐसे सेकेंडरी डेटा जो कि गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा दिए जाते हैं वो ज्यादा ऑथेंटिक माने जाते हैं, जो कि प्राइवेट एजेंसी के द्वारा या इंडिविजुअल्स के द्वारा दिए जाते हैं उनको बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, सैंपल एंड पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन का अगर इंफॉर्मेशन लेना है, पॉपुलेशन में नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज्यादा है, हर एक यूनिट से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो हम हर एक पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते हैं तो इस पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं जी। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन को ही हम बोलते हैं सैंपल। और इस सैंपल को जो कलेक्ट करने का जो तरीका है उसको बोलते हैं सैंपलिंग। प्रॉब्लम क्या आता है, हम जनरली मानते ये हैं कि जितनी भी मैंने यूनिट्स ली हैं वो सारी यूनिट्स इस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं तो ऐसे में सैंपलिंग एरर हो जाती है, और वो सैंपलिंग एरर हमारा जो एक्चुअल डेटा है उस एक्चुअल डेटा को मॉडिफाई कर देती है। तो सैंपल से अगर इंफॉर्मेशन लेते हैं तो सैंपल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से सैंपलिंग एरर के चांस बढ़ जाते हैं। अब सैंपलिंग एरर कम कैसे होगी, जब पॉपुलेशन साइज बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बढ़ाएंगे, तब सैंपलिंग एरर कम हो जाएगी। सैंपल छोटा होगा तो सैंपलिंग एरर ज्यादा होगी, सैंपल बड़ा होगा तो सैंपलिंग एरर कम होगी। अगर पूरी पॉपुलेशन ले लेते हैं तो सैंपलिंग एरर जीरो,
अगर पूरी पॉपुलेशन ले लेंगे तो सैंपलिंग एरर, क्योंकि वो सैंपल रह ही नहीं जाएगा। तो अगर सैंपल का साइज ज्यादा होगा, साइज ऑफ सैंपल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सैंपलिंग एरर। ठीक है, अगर साइज बढ़ा देंगे तो सैंपलिंग एरर कम हो जाएगी, साइज घट कम कर देंगे तो सैंपलिंग एरर ज्यादा होगी। कभी कभी अब तो कुकर आ गया, प्रेशर कुकर, पहले कुकर नहीं होता था तो लोग जो है खुले हुए बर्तन में चावल बनाते थे। तो चावल पक गए कि नहीं पक गए तो ऐसे हाथ डाल के एक चावल निकालते थे, देखते थे हाँ चावल पक गया, बर्तन को नीचे उतार देते। लेकिन अगर सपोज करो हमारे हाथ में कच्चा चावल आ गया, या वही चावल आ गया पका हुआ जो हमारे हाथ में आया, बाकी सब कच्चे हैं, तो हमारा जो कलेक्शन है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो वैलिड नहीं हो जाएगी, हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत हो जाएगी। इसे बोलते हैं हम सैंपलिंग एरर। जब हम एक चावल की जगह पे 10 चावल देखेंगे और 10 चावल पके हुए हैं, इसका मतलब पके होने के चांस या उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, सैंपलिंग एरर होने के चांस कम हो जाएंगे। ऐसे ही जब हम सैंपल का साइज बढ़ाते जाते हैं, सैंपलिंग यूनिट्स बढ़ाते जाते हैं, तो सैंपलिंग एरर कम होती जाती है, और सैंपल का साइज कम करते जाते हैं तो सैंपलिंग एरर बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कस कर देते हैं इसमें एट्रीब्यूट्स। वेरिएबल्स देख लेते हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स किसी भी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर लेते हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे लक्षण जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर लेते हैं, डेटा में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ऐसे सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, या यू कैन से मेजरेबल characteristics which can be numerically expressed। ऐसे वेरिएबल, ऐसे मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर लेंगे, ऐसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को वेरिएबल कह देंगे। और ऐसे मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है? दोनों ही मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन है, किसी भी पॉपुलेशन की ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अगर मेजर करने के बाद उनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी होती है तो उनको हम वेरिएबल कहते हैं, और अगर हम उनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तब हम उनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे एट्रीब्यूट्स के आधार पर अगर हम पूछेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या हो सकता है, रिलीजन, नेशनैलिटी एंड सो ऑन, मैरिटल स्टेटस, क्या है आप शादीशुदा हैं या नहीं है। तो अब शादीशुदा है या नहीं है वो सब क्या है? एट्रीब्यूट्स है। किस धर्म के हैं? एट्रीब्यूट्स है। राष्ट्रीयता क्या है? एट्रीब्यूट्स है। क्या हम इनको
न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपका धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म के हैं, जैन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्या हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं? न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्या उनको न्यूमेरिकली हम कह सकते हैं कि 50% मैरिड है, 60% मैरिड है? तो इस प्रकार से अगर ऐसे लक्षणों को, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर लेते हैं, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे एमएससी एजी एक्सटेंशन के स्टूडेंट्स में एवरेज हाइट, वेट, एज, these are the variables। वेरिएबल्स क्यों है? क्योंकि इन सबको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर देंगे। 21 साल के हैं, 22 साल के हैं, 22.5 ईयर या 22.5 साल के हैं, 23 साल के हैं, 19 साल के, यू कैन एक्सप्रेस द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द टर्म ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यूज में हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं वेरिएबल। अगर यही पूछा जाए कि एमएससी एजी स्टूडेंट्स के किस किस रिलीजन्स के हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्या हम उनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब हम उनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर लेते हैं, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। क्लियर हुआ? जब भी हम वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में दो बातें आए। पहली क्या बात आती है? डिस्क्रीट वेरिएबल। दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल जनरली जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या है? ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बॉडी वेट, बॉडी हाइट, एज, बॉडी साइज, ये सारे हम इनको न्यूमेरिकली फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे, या नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन एमएससी क्लास यू कैन एक्सप्रेस इन द न्यूमेरिकल वे। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वेरिएबल कहते हैं। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स भी दो प्रकार के हो गए, डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड कंटीन्यूअस वेरिएबल्स। डिस्क्रीट वेरिएबल्स को हम डिसकंटीन्यूअस भी कह सकते हैं, और कंटीन्यूअस वेरिएबल्स एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स, ये बेसिक दो वेरिएबल्स होते हैं। इन पर भी क्वेश्चन जनरली बेसिक स्टैटिक्स में पूछा जाता है कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होता है और कंटीन्यूअस वेरिएबल्स क्या होता है। अगर कहा जाए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ केएपीजी कॉलेज, यहाँ पे एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ केएपीजी, क्या अंतर है दोनों में? numbers of students of the KPG college
एंड एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द केपीजी कॉलेज। दोनों वेरिएबल हैं, दोनों को हम मेजर कर सकते हैं, दोनों को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए दोनों वेरिएबल हैं। लेकिन वेरिएबल भी दो प्रकार के हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड कंटीन्यूअस वेरिएबल। क्या डिफरेंस होता है, इस एग्जांपल्स के आधार पर दोनों को कोरिलेट करके देखिए, दोनों को कोरिलेट करिए कि क्या अंतर है। क्या हम कह सकते हैं कि इसमें 23.4 स्टूडेंट है? इट इज पॉसिबल। इसमें हम कह सकते हैं एवरेज एज इज 23.4 ईयर, 23.3 ईयर, 31.5 ईयर, समथिंग एल्स। मीन्स data which can be expressed in the form of the fraction, फ्रैक्शन में जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेसिमल में जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक रेंज में जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को हम कंटीन्यूअस वेरिएबल कह सकते हैं। डेटा which cannot be expressed in the term of fraction, it should be in the integral number। स्टूडेंट्स एक होगा, दो होगा, चार होंगे, पांच होंगे, 100 होंगे, 101 होंगे, लेकिन 100.5 स्टूडेंट्स नहीं हो सकते हैं, 102.5 स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं, 105.5 नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे डेटा, ऐसी इंफॉर्मेशन को जिसको हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को हम डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स कहते हैं। ये हमेशा एक इंटीग्रल नंबर होगा, 100 होगा, 200 होगा, 105 होगा, 106 होगा, 107 होगा, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ऐसे वेरिएबल्स को हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं। ऐसा फ्रैक्शन या ऐसे वेरिएबल्स जिनको किसी भी यूनिट में, किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी रेंज में डिफाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कंटीन्यूअस वेरिएबल्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा वेरिएबल डिस्क्रीट है, कौन सा वेरिएबल कंटीन्यूअस है, ये ऑप्शन आता है। तो अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इन दोनों डेटा को या दोनों वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है? प्रीति यादव, अभिनव, समझ में आ रहा है? हाँ बेटा बोलो। बोलिए बोलिए। हाँ बेटा। हाँ, यही मैंने कहा, रिप्रेजेंटेटिव गलत हो सकते हैं। जो हम सैंपलिंग एरर की बात करते हैं वो हम हाइपोथेटिकल होते हैं। हम ये मानते हैं कि इस पॉपुलेशन में जितने मेंबर्स हैं उनकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स, बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज एक जैसा है। ठीक है, एमएससी एजी जो भी जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं, सबको बीएससी एजी के बारे में एक जैसी इंफॉर्मेशन पता है, लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है। तो कभी कभी अगर हमारे हाथ में इंटेलिजेंट स्टूडेंट आ जाएगा, तब तो हम बहुत कहेंगे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट इज आर डूइंग वेरी वेल, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड स्टूडेंट। और अगर कोई डफर आ गया, गधा जैसे का स्टूडेंट आ गया जो कुछ पता ही नहीं है, तो हम उसी के आधार पर उसका परसेप्शन क्रिएट करते हैं। तो ये जो इरर होती है, इसी को हम बोलते हैं सैंपलिंग इरर। इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि सैंपल साइज बढ़ा दें। जब सैंपल साइज ज्यादा लेते हैं तो हो सकता है कोई कम पढ़े लिखे स्टूडेंट भी आएंगे, कोई मेहनती स्टूडेंट भी आ जाएंगे, कोई अच्छे आ जाएंगे, तो एवरेज रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, और कोई दिक्कत है? ज्यादा सुनाई दे रहा है? माइक, माइक तुम्हारा म्यूट है। माइक अनम्यूट करोगे तभी आवाज आएगी।
अभी तक हम लोग बात कर रहे थे डेटा पे। डेटा में हम लोगों ने क्या देखा? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स, डिफरेंट टेक्निक्स, ऑब्जर्वेशन मेथड्स, इंटरव्यू शेड्यूल मेथड्स, ऑब्जर्वेशन क्वेश्चनेयर मेथड्स, ग्रुप डिस्कशन मेथड्स, ये सारे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के टेक्निक्स से। सेकेंडरी डेटा में different type of the source of the secondary information, book, review, journals, publications, newspapers, something others and others। तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन के लिए जो हम सैम्पलिंग प्रोसीजर है उसको डिस्कस किए। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी में हमारी रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम में भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। देन कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग के बाद में क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये सारे सैम्पलिंग मेथड्स थे। किसके सैम्पलिंग मेथड्स? क्योंकि हम इंफॉर्मेशन को सैंपल से ले लेते हैं। सैंपलिंग में अगर कोई दिक्कत होती है तो उस एरर को हम सैंपलिंग एरर बोलते हैं। सैंपलिंग एरर को कम करना है तो सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। जब सैंपल साइज ज्यादा होगा तो सैंपलिंग एरर कम हो जाएगी। किसी भी सैंपल में जो है ना, दो प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जिनको न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर न्यूमेरिकली हम एक्सप्रेस कर लेते हैं तो उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, और अगर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो उनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। फिर वेरिएबल्स आए, वेरिएबल्स को फिर दो भागों में बांट दिया, डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड कंटीन्यूअस वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इंटीग्रल नंबर में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स या डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स बोलते हैं। ऐसे वेरिएबल्स जो किसी भी नंबर में, किसी भी फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को हम कंटिन्यूअस वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे डेटा के बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, डेटा कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। अगर हम डेटा कलेक्ट कर ले रहे हैं, हमने हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, अगर हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, लोगों के सामने रख नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा डेटा किसी काम का है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन द एक्सप्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक है, कितनी रिलायबल है, ये डेटा कलेक्शन के साथ साथ उसके रिप्रेजेंटेशन पे भी डिपेंड करती है। हमारे पास इंफॉर्मेशन कितनी है, कितनी जानकारी है, हम गांव में गए, सारी जानकारी कलेक्ट कर लिए, कौन कौन से एनिमल की ब्रीड पालते हैं, कौन कौन सी स्पीसीज पालते हैं, गोट की कौन कौन सी ब्रीड है, बफेलो की कौन कौन सी ब्रीड है, कितना मिल्क प्रोक्योरमेंट होता है, कौन कौन से यहाँ पे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है, कितने एनजीओ काम करते हैं, कितने स्कूल हैं, कौन सा प्रधान है, कौन कौन सी रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, सारी इंफॉर्मेशन गांव से मैंने कलेक्ट कर दी। रिपोर्ट में लिखना आता नहीं है, या स्पीकिंग के लिए हम जाते हैं तो हम बता नहीं पाते हैं, क्या ऐसा डेटा यूजफुल हो सकता है? तो डेटा कलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज मच मोर इंपॉर्टेंट। हमें कम आता है फिर भी हम अच्छे से एक्सप्रेस कर लेते हैं, ज्यादा आने के बाद भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो हमारी जो ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ द नॉलेज, observability of the information, it depends upon the representation of the data, way of representation, methods of representation। ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को हम दो भाग में, दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं टेक्सटुअल रिप्रेजेंटेशन एंड टेबुलर रिप्रेजेंटेशन।
न्यूमेरिकल को ऐसे बोलते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी ऑब्जर्वेशन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो उसको टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं या उसको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अगर टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन मीन्स कुछ ग्राफ, कुछ पैराग्राफ, कुछ इंफॉर्मेशन 4 लाइन 5 लाइन में लिख दिए, 4 लाइन 5 लाइन में जो इंफॉर्मेशन लिख करके रख देते हैं तो उसको बोलते हैं टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जैसे हम जब एक्सटेंशन इफर्ट्स पढ़ रहे थे तो हम क्या पढ़ रहे थे कि प्री इंडिपेंडेंस एक्सटेंशन इफर्ट, उसमें सेवाग्राम, Sri Niketan was started by the Rabindranath Tagore in 1904. Sri Niketan Institute was established in 1921 and Sri Niketan was situated in this. तो इस प्रकार से जो इंफॉर्मेशन लिखते थे उसको बोलते थे टेक्सटुअल इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर कहीं कहीं देखे होंगे ऐसे लिख देंगे ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, संस्थापक, ऑब्जेक्टिव एंड जो भी होता है तो इसमें लिखेंगे ईयर में 903, 921, 931, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, समथिंग एल्स। तो इस प्रकार से जो डेटा रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और अगर टेक्स्ट या पैराग्राफ के रूप में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं टेक्सटुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये बेसिक जो है दो प्रकार से डेटा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन सा अच्छा होता है? टेबुलर फॉर्म मीन्स अगर इफिशियंसी पूछी जाएगी, डेटा रिप्रेजेंटेशन की इफिशियंसी पूछी जाएगी तो टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा मोर इफिशिएंट, मोर अट्रैक्टिव, मोर इंफॉर्मेटिव देन द टेक्सटुअल फॉर्म ऑफ। जब टेक्सटुअल फॉर्म ऑफ इसमें देखते हैं बोरिंगनेस आएगी, लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा, लोग उसको जो कैची वर्ड्स को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। जब टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा होता है तो हम तुरंत फाइंड आउट करेंगे। श्री निकेतन कब चला? श्री निकेतन 1903। अब टेक्स्ट में क्या होगा, हमको 4 लाइन पढ़नी पड़ेगी कि कहां पर वो 1903 लिखा हुआ है, 1903 या 1921, 1922 कहां पर लिखा हुआ है। तो ये बहुत बोरिंग टाइप का होता है। इस प्रकार का जो डेटा रिप्रेजेंट करते हैं वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा मोर इफेक्टिव होता है, मोर कन्वीनियंट होता है। देन इसी के साथ में जो आता है जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारा अभी तक नॉर्मल चलता है, डेटा को टेबुलर फॉर्म में रख देंगे या टेक्सचुअल फॉर्म में रख देंगे। लेकिन अगर हम स्टैटिक्स की बात करते हैं, सांख्यिकी की बात करते हैं, तो वहां पे जो कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है वो किसमें होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या ग्राफिकल मेथड्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब यहाँ पे हम ना तो टेबल बनाते हैं ना ही टेक्स्ट लिखते हैं, ग्राफ बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, उस पिक्चर में उस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उस पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसको अगली क्लास में हम डिफरेंट करेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कौन कौन से ग्राफ्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे उसको हम यूज करते हैं। ग्राफिकल में कई प्रकार से हो जाते हैं, बार डायग्राम, बार, हिस्टोग्राम, लाइन डायग्राम, पाई डायग्राम या पाई चार्ट। कई प्रकार से इसमें जो है ना डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिफरेंट किस एंगल से या कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके आधार पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, लाइन चार्ट, टाइम लाइन, पाई चार्ट, किस जगह पे किस डेटा को हम कौन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज करेंगे, जब आगे हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को डिटेल में, तब ये चीज डिस्कस करेंगे। यहाँ तक डेटा के
इंफॉर्मेशन में वेरिएबल, सैंपल, पॉपुलेशन, सैंपलिंग मेथड, सैंपलिंग एरर, कोई डाउट? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं तो एक्सटेंशन का छोड़ दीजिए, एक्सटेंशन में मास्टर हो रहे हो, एक्सटेंशन का तो आना जरूरी है। स्टैटिक्स से मिनिमम 10 to 20% क्वेश्चन सोशल साइंस के सभी एग्जाम्स में पूछे, चाहे आप बैंक की तैयारी करें, सिविल की तैयारी करें, किसी भी जनरल पोस्ट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेसिक स्टैटिक्स पे क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें भी आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, एमसीडी, एंड मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में फिर हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में रेंज, जो मोर इम्पोर्टेंट का रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। ठीक है, कभी कभी देखे होंगे एस डी, एम डी, इस प्रकार से इस पे लिखा जाता है। तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आ जाएंगे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ से क्वेश्चंस ना हो ऐसा नहीं होता। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुमको मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। तो यहीं पे आता है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर, जब स्टैंडर्ड एरर पे आ जाता है तो यहाँ पे फिर एरर भी बोलते हैं। 5% पे कितनी एरर है, 1% पे कितनी एरर है, साथ में प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी चाहे वो रिस्क एनालिसिस हो या मार्केट एनालिसिस हो या मार्केट सिचुएशन एनालिसिस हो, किसी भी इवेंट के अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम उस पे क्वेश्चन आपको 100% मिलता है किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड एरर एंड रेंज। तो ये सारा जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कभी किसी दिन, तो हम इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो एज ए एक्सटेंशन स्टूडेंट्स हमको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मेजर ऑफ डेविएशन क्या है, वेरिएबल्स क्या है, सैंपलिंग क्या है, सैंपलिंग प्रोसीजर्स क्या है, सैंपलिंग एरर्स क्या है। उसके बाद में जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में, तुम पढ़ोगे रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में कैसे कैसे हम रिसर्च करते हैं, कैसे कैसे सैंपलिंग भी आएगी इसमें, हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, हाइपोथेसिस के बाद में हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, फिर टेस्टिंग के लिए कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं, टी टेस्ट क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, पेयर टी टेस्ट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, वो सारा डिस्कशन यहाँ पर हम लोग करेंगे। दिस इज बियॉन्ड द एक्सटेंशन, हमें एक्सटेंशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। और इस प्रकार से हमारा मोबाइल हो गया स्विच ऑफ।